हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। संविधान की सीरीज में हमने अनुच्छेद 130 पढ़ लिया था, जो कि हमारा उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में था। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 124 लिया था और उसके बाद 125 से लगाकर 30 यानी कि 5 अनुच्छेद लिए थे। न्यायपालिका पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद आज हम लेंगे 131 से 135 तक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की शुरुआती अधिकारिता या फिर कहेंगे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बात करता है। मतलब ये हुआ इसका कि उच्चतम न्यायालय की वास्तव में शुरुआत में क्या अधिकार है, उसकी क्या अधिकारिता क्षेत्र क्या है, उसके बारे में बात करता है। जो डायरेक्ट में भाषा है वो है कि उच्चतम न्यायालय की शुरुआती अधिकारिता। अनुच्छेद 131 और ये कहता है कि एक और भारत सरकार और सामने कोई दूसरा राज्य, या फिर एक और भारत सरकार और कोई राज्य साथ में और दूसरी ओर कोई और राज्य हो साथ में, या फिर भारत सरकार या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है और उस विवाद में संविधान की व्याख्या या कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो, तो ऐसे में उस विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। एक बार और सुनिए कि भारत सरकार मतलब केंद्र संघ, भारत सरकार और कोई अन्य राज्य के बीच में मतभेद हो या वाद विवाद हो, या फिर भारत सरकार के साथ में भारत सरकार और साथ में कोई और राज्य और सामने दो या दो से अधिक कई राज्य, या फिर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, तो ऐसे में उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय करेंगे। ये कहता है अनुच्छेद 131 यानी कि उच्चतम न्यायालय की शुरुआती अधिकारिता। फिर आता है अनुच्छेद 132। तो अनुच्छेद 132, 133 और 134 को समझना। अनुच्छेद 132 क्या कहता है? अनुच्छेद 132 कहता है कि कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। इसका मतलब सीधा ये है, अनुच्छेद 132 क्या कहता है कि कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। इसका मतलब ये है कि भारत का राज्य क्षेत्र है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के इन राज्य क्षेत्र में कोई भी उच्च न्यायालय है और उसने अपना कोई निर्णय दिया है, कोई डिक्री पारित की है। डिक्री का मतलब निर्णय होता है, कानून की भाषा में डिक्री कहते हैं उसे। डिक्री यानी कि डिक्री। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो या कोई डिक्री पारित की हो या कोई अंतिम आदेश दिया हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो दंडिक हो और चाहे कोई अन्य हो, ऐसे में उस निर्णय, उस डिक्री, उस अंतिम आदेश के खिलाफ आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन नोट, इसके लिए अनुच्छेद 134(1), अनुच्छेद 134 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा है, उसके तहत उच्च न्यायालय आपको प्रमाण पत्र देगा, सर्टिफिकेट देगा। अगर सर्टिफिकेट है आपके पास अपील का, तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हो।
आप देखिए यहाँ पर दोबारा इसको समझिए। 132 कहता है कि कोई मामला हो, चाहे वो सिविल हो। अच्छा, सिविल मामले क्या, सिविल और दंडी क्या होते हैं? आपने कभी सुना होगा क्राइम केस, क्रिमिनल, सिविल, ये क्या होते हैं? पहले समझिए आप उसको। देखो, एक तो होता है सिविल, सिविल यानी कि अब लिखेंगे इंग्लिश में, लिखेंगे ये सिविल। एक होता है क्रिमिनल, जिसे हम कहते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे क्रिमिनल। सिविल होता है, ऐसे हिंदी में कहते हैं दीवानी मामले। और क्रिमिनल वे होते हैं जिन्हें कहते हैं फौजदारी या दंडिक मामले, फौजदारी या फिर दंडिक मामले। ये दो चीजें आप ध्यान में रखना हमेशा। सिविल मतलब दीवानी, दीवानी का मतलब ये होता है जैसे कोई संपत्ति के बंटवारे का विवाद है, कोई जमीन जायदाद का विवाद है, कोई तलाक का विवाद है, या फिर कोई लव मैरिज होती है जो कोर्ट मैरिज, उसका कोई विवाद है, या फिर कोई जो जिसे हम कहते हैं ना पुश्तैनी संपत्ति हो, उसके अधिकरण की हो, या फिर वसीयतनामा हो। यानी कि ये अगर सीधी भाषा में बोलूँ ना तो मारपीट को छोड़कर बाकी जितने भी मामले होते हैं, झगड़े से को छोड़कर, वो सब दीवानी मामले आते हैं। और क्रिमिनल में मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मार दिया, झगड़ा दे दिया किसी को, किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, ये सब क्राइम मतलब जो गलत आचरण, तो वो क्राइम में से ये क्रिमिनल मामले होते हैं और ये सिविल होते हैं। जो हमारे जो सत्र न्यायालय होते हैं वहाँ पर जो सिविल जज बैठता है उसे कहते हैं सिविल जज, जबकि क्रिमिनल में मजिस्ट्रेट बैठता है, इनकी सुनवाई मजिस्ट्रेट करता है, जबकि इन सिविलों की मामले की सुनवाई सिविल जज करते हैं, सत्र न्यायाधीश। अब सुनिए, तो ये 132 क्या कहता है कि कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, इसका मतलब ये है कि कोई दंडिक मामला हो, मतलब कोई क्रिमिनल मामला हो, और कोई दीवानी यानी कि सिविल मामला हो ये, या फिर कोई अन्य मामला हो। ऐसे में आप उच्चतम न्यायालय में, उस उच्च न्यायालय ने जहां पर ये मामला है, उस उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया हो, कोई डिक्री पारित कर दी हो, कोई अंतिम आदेश दे दिया हो अपनी तरफ से, तो ऐसे में आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं उस निर्णय, डिक्री और अंतिम आदेश के खिलाफ ऐसे मामलों में। लेकिन इसके लिए आपको अनुच्छेद 134(1) के तहत, क के तहत आपको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देगा कौन, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उसके आधार पर आप अपील कर सकते हो। ये कहता है अनुच्छेद 132। 133, अब देखिए अनुच्छेद 132 कहता है कि कौन से मामले, दीवानी व फौजदारी, दीवानी व दंडिक दोनों, जबकि 133 ये केवल सिविल मामलों की करता है कि सिविल मामलों में अपीलीय अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, जबकि 134 कहता है दंडिक मामलों में, दंडिक मामलों में ये सेम उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अब सिविल मामले सुनिए। अब आप सोच रहे होंगे 132 में दिया है ये बातें, फिर ये दोबारा कहने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी 132 में सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो इसके खिलाफ आप अपील कर सकेंगे, लेकिन 133 और 134 में विशेष प्रक्रिया दे दी। विशेष मतलब कुछ शर्तें लगा दिए, उन शर्तों के आधार पर आप अपील कर सकते हो। जैसे 133 के सिविल मामलों में अपील अधिकारिता में क्या शर्त, तो इसमें 2 शर्तें रख दिए। पहला तो शर्त ये रख दी कि जो अगर कोई सिविल मामला आएगा तो उसका वो इतना भारी व्यापक हो कि उस पर उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वो 132 के तहत, 133 के तहत जा सकेगा। और या फिर कोई ऐसा मामला हो, ऐसे अपील हो जिसमें उच्चतम न्यायालय कोई ऐसा सार्वजनिक प्रश्न अंतर्निहित हो उसमें कि उसमें विधि की व्याख्या करनी जरूरी है। अगर उच्चतम न्यायालय उस विधि की व्याख्या नहीं करेगा तो उसके साथ तो अन्याय होगा ही होगा, साथ में कई सारों के साथ अन्याय होगा। ऐसा देखते हुए स्पेशल ये 133 दिया हुआ है कि सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, मतलब कि यहाँ तो कोई विधि का सार्वजनिक प्रश्न अंतर्निहित हो, मतलब कि उसके ऊपर व्याख्या करनी जरूरी है, संविधान वो चाहे कोई विधि हो, कानून हो, तो ऐसे में या फिर ऐसा लगता हो कि इसका निश्चय जो ये क्वेश्चन है
जो प्रश्न उठ रहा है इसका निश्चय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कर सकता है। तो ऐसे में हम उसका अपील उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और 134 कहता है दंडिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, मतलब क्रिमिनल मामलों में। क्रिमिनल मामलों कोई, जैसे क्रिमिनल मामलों, इसमें भी 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, सेवा शर्त, इसमें 2 शर्त है। कौन सी है? इसमें यह बताया हुआ है कि कोई, जैसे सत्र न्यायालय होते हैं, जैसे हम जिलों के अंदर जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, सत्र अधीनस्थ न्यायालय, उनके अंदर कोई मामला चल रहा है, ठीक है, उनके अंदर मामला चल रहा है और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उस मामले को अपने पास बुला लिया है और उसको जो सजा सुनाई उसमें उसने मृत्युदंड दे दिया, मतलब फांसी की या कोई फांसी की सजा सुना दी। तो ऐसे में उसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अधिकारिता होगी। साथ साथ या फिर कोई सत्र न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और उस सत्र न्यायालय में उस मामले को उसको मुक्त कर दिया है, कोई दंड नहीं दिया है, दोष मुक्ति कर दिया है, और ऐसे में उसके अगेंस्ट कोई उच्च न्यायालय में अपील करे और उच्च न्यायालय उस दोष मुक्ति को मृत्युदंड में बदल दे, तो भी उसकी अपील उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। 2 शर्त भाई देखो, 132 तो कहता है कि सिविल दंडिक मामले होंगे वो उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। फिर 133 स्पेशल कहता है कि सिविल मामले कब आएंगे? जब विधि का सारवान व्यापक प्रश्न उठ रहा हो। और वहीं 133 कहता है कि दंडिक मामलों में कब? कोई सत्र न्यायालय में कोई मामला चल रहा था और उच्च न्यायालय ने अपने पास मंगवा लिया, उसके पास अधिकारिता है, मंगवाता है। अब उच्च न्यायालय पढ़ेंगे हाई कोर्ट तो बताऊंगा, उसके पास में अधिकारिता है कि वो अपने पास मंगवा सकता है। तो उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाया और फैसला देते समय उसको मृत्युदंड दे दिया, फांसी की सजा सुना दी, तो ऐसे में वो अपील कर सकेगा। दूसरा ये कि सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जो हाई कोर्ट से नीचे न्यायालय होते हैं ना कोर्ट, उनके अंदर उसको दोष मुक्त कर दिया, मतलब उसको कोई फांसी वगैरह कोई सजा सुनाई नहीं, दोष मुक्त था, उसको कर दिया। और फिर उसके खिलाफ अपील हुई है उच्च न्यायालय में। अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर कौन होता है? उच्च न्यायालय। वहां अपील हुई है और वहां उस दोष मुक्ति को फांसी में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो ऐसे में उसको भी अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेगा। तो ये कहता है दंडिक मामले में। 132 तो कहता है उच्चतम न्यायालय की शुरुआती, 131 कहता है उच्चतम न्यायालय की शुरुआत आरंभिक अधिकारिता या शुरुआती अधिकारिता, 133 कहता है, 132 कहता है सिविल या दंडिक मामलों में, 133 कहता है केवल सिविल मामलों में, 134 कहता है केवल दंडिक मामलों में। फिर आता है अपना अनुच्छेद 135। तो अनुच्छेद 135 क्या कहता है? 135 कुछ बड़ी नहीं है, इसमें यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा फेडरल न्यायालय और प्रिवी काउंसिल है, जो फेडरल न्यायालय और प्रिवी काउंसिल जो तो बताता हूं क्या होती है, उनकी शक्तियों को वो अपना सकता है। तो इसमें कुछ शर्त है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा फेडरल न्यायालय की शक्तियों को अपनाना। इसका मतलब ये समझिए, इसमें 2 शर्त ऐसे लिखा हुआ है कि एक तो अनुच्छेद 133 और एक अनुच्छेद 134 को छोड़कर, इनको छोड़ देना है। अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 को छोड़कर कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा कानून जब तक संसद विधि बनाकर तय नहीं कर दे तब तक फेडरल न्यायालय मतलब जो हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, वो जब तक अस्तित्व में नहीं आया था, उससे पहले हमारे भारत में कौन सा न्यायालय था? कोर्ट था, फेडरल कोर्ट था, फेडरल न्यायालय था। उस फेडरल न्यायालय की जो शक्तियां, विशेषाधिकार, जो विधि थी, वो उच्चतम न्यायालय अपना सकता है। यानी कि 135 के तहत उच्चतम न्यायालय फेडरल न्यायालय की शक्तियां, विशेषाधिकार, विधियां अपना सकता है कब तक? जब तक संसद विधि बनाकर कोई तय न कर दे तब तक उनकी शक्तियों को अपना सकता है। लेकिन ऐसे नियम जो अनुच्छेद 133, 134 के अधीन हैं, उन नियमों को अपना नहीं सकता। तो ये आता है अनुच्छेद 131 से लगाकर 135 तक। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, उसका आरंभिक अधिकारी क्षेत्र क्या होगा, किन किन के बीच में, भारत और राज्यों के बीच में विवाद हो या दोनों राज्यों के बीच विवाद हो, ऐसे में उसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगा। बाकायदा उसमें
विधि का कोई सारवान पर्सन अंतर्निहित हो। इसमें भी ध्यान रखना, कोई जैसे ऐसे तो देखो संघ जैसा हमारा केंद्र सरकार है और उनके कोई राजनीतिक ऐसे अधिकार हो, इसको लेकर वो 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, नहीं। केवल संघ से जुड़े हुए ही मामले आप 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो, राजनीतिक मामले कभी नहीं। और फिर अनुच्छेद 132 कहते हैं कि कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के पास अपीलीय अधिकारिता होगी, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे वो दंडिक मामला हो, उसके पास उच्चतम न्यायालय के पास अपीलीय अधिकारिता है। जबकि अनुच्छेद 133 में स्पेशल दे दिया कि उच्चतम न्यायालय के पास सिविल मामलों की अधिकारिता है, और ये शर्त है। शर्त क्या बताई? कोई ऐसा प्रश्न नहीं तो जो विधि की व्याख्या करना उसके लिए जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगा, ऐसा प्रश्न उठ रहा हो, या फिर कोई ऐसा फैसला या फिर कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा हो जिसका निश्चय केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता, तो वो भी सिविल मामला उस उच्चतम न्यायालय में जाएगा अनुच्छेद 133 के तहत। फिर अनुच्छेद 134 के तहत दंडिक मामले, मृत्युदंड से संबंधित कोई भी मामला हो तो उसकी अपील हम उच्चतम न्यायालय में करेंगे। और फिर अनुच्छेद 135 यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा फेडरल न्यायालय की शक्तियों को अपनाना। तो ये होता है हमारा अनुच्छेद 131 से 135 तक। थैंक यू।